एलन मस्क से पहले भी मुकेश अंबानी देश में सैटेलाइट इंटरनेट चालू कर सकते हैं। दूसरी तरफ खबर है कि गौतम अडानी सीमेंट सेक्टर के बादशाह बनने के लिए कई सीमेंट कंपनियों को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए किसने मंजूरी दी है, कौन कौन सी कंपनियां इस दौड़ में हैं, सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और आपको इसका क्या फायदा होने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि गौतम अडानी किन सीमेंट कंपनियों को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन दी न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप के ऐप पर पब्लिश होगा, देखना ना भूलें। और अब शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। रिलायंस जियो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। जी हां, मुकेश अंबानी ने सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में बाजी मार ली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और यूरोप के लग्जमबर्ग की कंपनी SES के जॉइंट वेंचर को भारत में गीगाबिट फाइबर इंटरनेट देने की मंजूरी मिल गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष नियामक ने इन कंपनियों के जॉइंट वेंचर ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को भारत के आसमान में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को 3 तरह की मंजूरियां दी गई हैं। कंपनियों को ये मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब जेफ बेजोस की अमेजॉन से लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक जैसे कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने के लिए अप्रैल और जून में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस ने ये इजाजत दी है। इससे कंपनी भारत में सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर सकती है, लेकिन कामकाज शुरू करने के लिए कंपनी को अब सिर्फ दूरसंचार विभाग से कुछ और मंजूरियों की जरूरत होगी। हालांकि जियो की मूल कंपनी रिलायंस ने इस बारे में और जानकारी के लिए भेजे गए मेल का रॉयटर्स को जवाब नहीं दिया। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी और कंपनियां इस रेस में शामिल हैं। इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने रॉयटर्स को बताया कि एक और कंपनी है इनमारसैट, उसे भी भारत में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। 2 अन्य कंपनियों एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजॉन की कुइपर ने भी इसके लिए आवेदन किया है। यूटेलसैट की भारतीय एंटरप्राइजेस के निवेश वाली कंपनी वनवेब को पिछले साल के आखिर में सभी तरह की मंजूरियां दे दी गई थी। अब समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट की हमें जरूरत क्यों है। दरअसल दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। करीबन 30% देशों में 5G सर्विस है और 4G तो लगभग हर जगह है। बड़े शहरों में रहने पर आपको ऑप्टिकल फाइबर और 4G 5G सर्विस सभी जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी जुदा है। बड़े शहरों से दूर जाते ही ऑप्टिकल फाइबर आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। टेलीकॉम टॉक के मुताबिक भारत में मई 2021 तक सिर्फ 1% घरों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन थे। दुनिया भर का आंकड़ा भी सिर्फ 30% के आसपास ही है। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए मौकों के ढेर सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वो तो किसी गुब्बारे से, किसी बहुत बड़े टावर से एक बड़े एरिया को इंटरनेट दे सकता है। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट है क्या चीज़, ये कैसे काम करती है? सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है ये आपको समझाते हैं। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले वो उपकरण जो मौसम की जानकारी से लेकर के लाइव प्रसारण तक के काम आते हैं, वैसे इंसान के बनाए सैटेलाइट्स अलग नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं, जैसे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट है। इंटरनेट देने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे शॉर्टकट में ISP भी कहते हैं, वो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को और वहां से डिश एंटीना के जरिए वो इंटरनेट आप तक पहुंचता है। भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट देना कोई नई बात नहीं है। टिकोना जैसी कंपनियां इसी तरीके से सर्विस देती हैं। एक मॉडेम, जिसे या फिर डिश या फिर एंटीना कह सकते हैं, वायरलेस राउटर और छत के कमरे तक के लिए एक छोटी सी केबल, ये सर्विस आपके जरिए पहुंचाई जाती है। ऐसी जगहें जहां पर फाइबर केबल बिछाना मुश्किल है, सुदूर गांवों हो गए या फिर दूर दराज के कोने वाले इलाके हो गए जहां पर इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है, वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जानते हैं कि इसमें मुश्किलें क्या हैं। सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड पहले के मुकाबले अब काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फाइबर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। नॉर्मल इंटरनेट सर्व करते समय शायद आपको पता ना चले, लेकिन हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलते समय या फिर 4K वाले वीडियो देखते समय एक लेटेंसी महसूस होती है।
अब आप कहेंगे लेटेंसी क्या होती है? तो लेटेंसी वो टाइम है जो डेटा भेजने और उसे रिसीव होने में समय लगता है, उसे ही लेटेंसी कहते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट में आपके डिवाइस से इंफॉर्मेशन पहले एंटीना, फिर ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट और फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचता है। आसान भाषा में कहें तो सैटेलाइट पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में होते हैं, लेकिन ये दूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह से करीबन 22,000 मील की होती है। इसी प्रोसेस को फॉलो करने के कारण लेटेंसी 600 मिली सेकेंड तक हो सकती है। ऑप्टिकल फाइबर में यही 20 से 50 मिली सेकेंड होती है। सैटेलाइट इंटरनेट अभी नॉर्मल इंटरनेट की तुलना में महंगा भी है। तेज बारिश हुई या फिर बर्फबारी और तूफान में सिग्नल के डिस्टर्ब होने की भी एक दिक्कत है। बारिश से होने वाले डिस्टर्बेंस को आम बोलचाल की भाषा में रेन फेड कहा जाता है। वो आपने डीटीएच सेवा में भी देखा होगा, जैसे बारिश के टाइम पर हमारे टीवी चैनल आने बंद हो जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, कुछ इसी तरीके की दिक्कत। भले ये दिक्कत कुछ देर की होती है, लेकिन कई मौकों पर ये थोड़ी सी देर भी भारी पड़ सकती है। बड़ी कंपनियां इसमें क्यों दिलचस्पी ले रही हैं? साफ दिखता है कि सैटेलाइट इंटरनेट वहां तक पहुंच सकता है जहां ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना मुश्किल या फिर लगभग असंभव है। मशहूर कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट के अनुसार भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट अगले 5 सालों में सालाना 36% की दर से बढ़ने और 2030 तक करीबन 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर स्पेस बेस्ड इंटरनेट के जरिए ग्रामीण इलाकों को जोड़ने की दौड़ तेज हो रही है। अमेजॉन के कुइपर ने 10 अरब डॉलर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो करीबन 83,500 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बनाई है। इसकी घोषणा उसने साल 2019 में ही की थी। उसी साल स्पेस एक्स ने अपने पहले ऑपरेशनल स्टारलिंक सैटेलाइट को भी तैनात करना शुरू किया था। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने स्टारलिंक को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी थी। पवन गोयनका ने कहा कि भारत में इस क्षेत्र में जितनी अधिक कंपनियां शामिल होंगी, लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि भारत में संचार सेवाएं दूसरे देशों से सस्ती हैं, इसलिए वैश्विक कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने के लिए इनोवेशन का सहारा लेना होगा। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। एयरपोर्ट, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और पोर्ट जैसे सेक्टर में दबदबा बनाने के बाद अब गौतम अडानी ने सीमेंट के क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की ठानी है। खबर है कि अडानी ग्रुप अब सीमेंट सेक्टर की कई कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप हैदराबाद की पेन्ना सीमेंट, गुजरात की सौराष्ट्र सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट बिजनेस के साथ एबीजी शिपयार्ड के स्वामित्व वाली वदराज सीमेंट समेत कई सीमेंट कंपनियों का वैल्यूएशन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप वित्त वर्ष 2028 तक भारतीय सीमेंट मार्केट के लगभग 20% मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश में है। अभी अल्ट्राटेक के बाद अडानी इस सेक्टर की दूसरी मार्केट लीडर कंपनी है। अडानी ग्रुप या किसी और कंपनी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए 3 अरब डॉलर भारतीय रुपए में करीबन 25,000 करोड़ रुपए की रकम अलग रखी है। अडानी ग्रुप अगले 3-4 सालों में आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक को पीछे करके सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी बनना चाहती है। अडानी ग्रुप में जून 2022 में करीबन 10.5 अरब डॉलर, आज की तारीख में मोटा माटी 88,000 करोड़ रुपए की कीमत में अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदा था। हाल ही में गौतम अडानी के परिवार ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब अंबुजा सीमेंट में अडानी फैमिली की हिस्सेदारी बढ़कर 70.3% हो गई है। कुछ समय पहले अंबुजा सीमेंट ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेन्ना सीमेंट की वैल्यू करीबन 9,000 करोड़ है। हालांकि ये उसकी सालाना क्षमता 1 करोड़ टन से 1.55 करोड़ टन कर रही है, तो इसका वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है। वहीं सौराष्ट्र सीमेंट की बात करें तो इसका अभी करंट मार्केट कैप 1487 करोड़ रुपए है। जेपी एसोसिएट्स की बात करें तो अप्रैल 2022 में डालमिया भारत ने 5666 करोड़ रुपए में इसके सीमेंट, क्लिंकर और पावर प्लांट्स का अधिग्रहण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ विवादों के कारण इस डील में देरी हुई। अब आपको बता दें कि पिछले साल अडानी ग्रुप ने सालाना 61 लाख टन कैपेसिटी वाले संघी सीमेंट को $100 प्रति टन के एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीद लिया था। ये सौदा 5185 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था। इस अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट की उत्पादन क्षमता 6.85 करोड़ टन से बढ़ के 7.46 करोड़ टन सालाना हो गई थी। सांगी इंडस्ट्रीज का गुजरात के सांगीपुरम में 2700 हेक्टेयर में सीमेंट उत्पादन का सीमेंट प्लांट है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इसमें हमारे टेक टीम के साथी सूर्यकांत मिश्रा ने भी अपना सहयोग दिया है। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।